Hello, dear students. Today we are going to study about Newton's second law of motion. Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force and takes place in the same direction as the applied force. न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या बताता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान बल F है, उसके द्रव्यमान m तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का सेकेंड नियम ये बताता है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये F इक्वल टू ma ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम दो कंडीशंस लेते हैं। केस नंबर वन में हम ये करते हैं कि कोई बॉल ए पॉइंट पर है और उसको हमें बी पॉइंट पर पहुंचाना है। ये बॉल को और इस बॉल का इसका प्रारंभिक वेग जो है u 0 है और इस बॉल का जो वेट है वो 2 kg है। जो बॉल है इसका वेट 2 kg है और हम इसको एक यहाँ से बल लगाते हैं, यानी कि जो यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉल पर। तो ये वेग 0 से 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग जो प्राप्त कर लेती है ये बॉल 0 से 5। दूसरे केस में हम देखते हैं, केस नंबर 2 में इसमें कोई बॉल है और ये बिंदु A से B तक जाती है और इसका जो वेट है वो 2 kg ही है, यानी बॉल का वेट उतना ही है। और ये बिंदु A से B पर पहुंचने में यहाँ पर इसका जो U जो है 0 है और इसका यहाँ पर ये V यहाँ पर इसका V 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इसका वेग केस नंबर 1 में हमने फोर्स लगाया तो इसका बॉल का जो वेट है 2 kg ही है और बॉल में जो गति यानी उसका वेग हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे केस में हमने यहाँ पर फोर्स थोड़ा अधिक लगाया, यहाँ के मोर फोर्स
थोड़ा पर यहाँ पर इस बॉल पर अधिक बल लगाया तो इसका वेग जो है हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और इसका मास 2 kg ही रहा। दोनों कंडीशन में द्रव्यमान जो है समान है, मगर बल जो है वो अलग अलग लगाया जा रहा है। तो बल जब कम लग रहा है तो बॉल की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और जो बल फोर्स अधिक लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो उसकी बॉल का वेग जो है वो ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में उसका वेग हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि हम जितना अधिक बल लगाएंगे उतना ही बॉल का वेग बढ़ेगा। इसी का हम इसका संवेग निकालते हैं कि केस नंबर 1, इसका अगर हम संवेग निकालें तो कितना आएगा। केस नंबर 1 संवेग का फार्मूला होता है P = mv। यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, तो हम इसको हम लिख लेंगे m v माइनस u, v माइनस u। पहली कंडीशन में हम जब संवेग निकालेंगे तो कितना आएगा निकल करके, m कितना है 2 kg और v है 5 माइनस u 0, 2 × 5 0 गया 5 = 10 किलोग्राम kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया, ये P1 यानी कि पहली कंडीशन केस नंबर 1 का ये संवेग आ गया। इसी तरह से हम केस नंबर 2 इसमें संवेग निकालने की कोशिश करते हैं। इसका देखते हैं संवेग कितना आता है। P2 = यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा m प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यहाँ पर है अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m 2 kg है, 10 में से 0 गया तो 10 ही बचा, तो × 10, तो हमें P2 मिल गया 10 to the 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है वो संवेग का मात्रक होता है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसे कहते हैं। अब इस कंडीशन में दूसरे केस में संवेग आया 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और पहले कंडीशन में संवेग आया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जबकि मास दोनों कंडीशन में सेम था। तो इससे क्या साबित हुआ कि फोर्स का इफेक्ट पड़ता है। अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो संवेग चेंज इन मोमेंटम जो है कम होगा, और यहाँ पर जब हम फोर्स अधिक लगाएंगे तो चेंज इन मोमेंटम अधिक होगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि फोर्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपने अभी डिफिनेशन पढ़ी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो जब हम फोर्स बढ़ाएंगे तभी चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाएगा। अब हम इसको समझते हैं। ये आपने यहाँ तक समझा। अब आप इसको इसके आधार पे कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले F चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, यानी कि P डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1, कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। इसको हम इस तरह लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम को m, ये फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस m2, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम यानी कि अंतिम संवेग और ये प्रारंभिक संवेग। इसको हम जब इससे घटाते हैं तो हमारा डेल्टा p संवेग परिवर्तन निकल के आता है। अब हम यहाँ पर m कॉमन है, यहाँ पर हम m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u, ये आ गया डेल्टा संवेग परिवर्तन, ये निकल के आ गया हमारे पास। अब हमें पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बल के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा हमारा m v माइनस u अपॉन t, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज। यानी कि t समय में, यहाँ पर एक बात समझने की है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल t, यानी कि अगर बल हम बढ़ाते हैं तो चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा और समय जो है इतना कम लगेगा, उतना ही मोमेंटम जो है बल अधिक होगा जितना कम समय होगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। m, आपने पढ़ा होगा एक गति के समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था। तो अगर हम इसको हम a लेके आए, क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ये एक जगह पे हमारे पास ये है, और इससे मैंने एक्सेलरेशन वाले में भी इसको पढ़ा था। एक्सेलरेशन का फार्मूला यही होता है
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये इससे भी हमें मिल जाएगा। तो v इसकी जगह पर हम रख देंगे m v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे इंटू हम रख देंगे a। इस पूरे की जगह पे हम a रख देंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ये निकल के आया, और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। चेंज इन मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अगर हम ये लिखें f इक्वल टू k ma, ये क्या है? ये एक नियतांक है, इसका मान होता है MKS पद्धति में, इसका मान k बराबर 1। अगर हम k बराबर 1 रख दें तो f इक्वल टू 1 इंटू m इंटू a इज इक्वल टू f m इंटू a, f इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया कि f इक्वल टू m a। जो आपको ये लाना था न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, f इक्वल टू m a। तो इससे क्या क्या क्लियर हुआ कि अगर चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग परिवर्तन अधिक होगा तो वहाँ पर अधिक बल लगेगा। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स आपको डेली रोज़ाना की लाइफ में आप देखते होंगे कि अगर कोई गिलास फर्श पे गिरता है तो वो टूट जाता है, और अगर उसको किसी गद्दे पे गिराया जाए तो वो नहीं टूटता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गिलास की गतिमान था तो जैसे वो फर्श पर आया तो उसकी गति यानी कि उसका वेग जो है वो शून्य हो गया। मान लिया उसका वेग, कोई पिंड है, गिलास है, इसका वेग यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है इसका वेग, और ये जब ज़मीन पे गिरा तो इसका वेग हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो एकदम 5 मीटर सेकेंड वेग से एकदम वेग उसका शून्य हो गया। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम अधिक होगा, तो अधिक फोर्स के साथ गिलास गिरेगा ज़मीन पर और टूट जाएगा। इसका उल्टा अगर ये यही वस्तु जो है अगर किसी गद्दे पे गिरती कोई या रेत पे, और ये यहाँ पर इसका वेग था 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद इसका वेग हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, और फिर जो है उसके बाद फिर 0 हुआ, 0 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कम हो जाएगा, तो वो जो है वस्तु जो है या गिलास या कोई कांच की चीज़ वो नहीं टूटेगी। इसी तरह से डेली आप देखते होंगे जब खिलाड़ी कोई ऊंची खिलाड़ी जो कूदता है तो वो रेत पर जो है वो उसे बुलाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? सेम यही कारण है उसका कि इसमें न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वर्क करता है, तो वहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कम हो जाता है।
तो उसे खिलाड़ी को कम चोट आती है। इसी तरह से आपने और भी एग्जाम्पल्स आपके डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि कोई क्रिकेट प्लेयर है, जब बॉल को कैच करता है तो हाथ जो है वो नीचे की ओर ले जाता है। तो नीचे की ओर क्यों ले गया? क्योंकि उसका चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग परिवर्तन जो है उसका कम हो जाता है और कम फोर्स लगता। अगर वो बॉल को ऊपर ही ऐसे कैच कर लेता तो वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगता और उस खिलाड़ी को चोट भी लग सकती थी। तो वहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कम हो अधिक होता, और यहाँ पर जब उसने हाथ नीचे कर लिए तो चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन जो है वो कम हो गया, यानी उसका जो बल जो था, लगने वाला जो बल है वो कम हो गया और खिलाड़ी जो है वो सुरक्षित हो जाता है, उसको चोट नहीं लगती है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली शरीर में धंस जाती है। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गोली का जो वेग है वो बहुत अधिक होता है। वेग के कारण उसकी संवेग परिवर्तन की दर जो है बहुत अधिक होती है और वो कम समय में, बहुत ही कम समय, यानी जब फोर्स ज़्यादा बल लगता है तो वो गोली शरीर में धंस जाती है या किसी भी पॉइंट में धंस जाती है। ये भी न्यूटन के सेकेंड लॉ में के तहत ये एग्जाम्पल है। तो आपने कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें सीखे? न्यूटन सेकेंड लॉ में पहला एग्जाम्पल गिलास वाला, कोई गिलास फर्श पे गिरता है या सड़क पे गिरेगा तो टूट जाएगा, और किसी स्पंज कोई गद्दे पे गिरेगा तो नहीं टूटता है। ये न्यूटन के सेकेंड नियम के तहत ऐसा होता है। और दूसरा, खिलाड़ी जो ऊंची कूद के खिलाड़ी जो है वहाँ जहाँ कूदता है वहाँ गिरता है, वहाँ पे रेत डाल दी जाती है ताकि उसको चोट न लगे। तो वहाँ पर अगर रेत न डाली जाती तो वो एक जैसे खिलाड़ी फर्श पे नीचे आता तो उसका जो वेग है एकदम शून्य हो जाता और चेंज इन मोमेंटम बहुत अधिक होता, तो उसको बहुत बल के साथ वो गिरता वहाँ पर, तो उसको बहुत चोट लग जाती। एक ही हो गया। दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल आपका गोली वाला, बंदूक की गोली जो है वो शरीर में धंस जाती है। अगर इसका चेंज इन मोमेंटम कम होता तो ये शरीर में नहीं धंसती। और इसका अभी मैंने बताया से पहले, ये सिर्फ वेग पे डिपेंड करता है। गोली कितनी वजन की है ये कम मायने रखता है, वेग इसका अधिक मायने रखता है। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल जो दिया था, 2 बॉल को लिया, केस नंबर 1 केस नंबर 2, उसमें बॉल दोनों सेम वजन की थी, मगर एक बॉल का वेग अधिक है, एक बॉल का वेग कम है। क्यों है? क्योंकि उसमें बल अधिक लगाया गया और एक बॉल में बल कम लगाया गया, इसलिए उसका वेग अधिक है और दोनों का वजन जो है बराबर है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।